जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो नया 2.0 जो सेट चल रहा था अपना, उसके सेट नंबर 9 का हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। कमेंट में सत्यम देशमुख को थैंक यू ज़रूर बोल देना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पहला क्वेश्चन है कि ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो ठुमरी जो कि उत्तर प्रदेश के कथक से संबंधित नृत्य शैली है। इसके अन्य नाम क्या है कथक का, तो इसको हम नटवरी के नाम से भी जानते हैं। कथाकारों का नृत्य भी हम किसको कहते हैं, तो कथक को कहते हैं। मुगल परंपरा पर आधारित है कौन सा, तो ये कथक नृत्य जो है वो है। पुनर्जीवन इसको किसने दिया था कथक को, तो लेडी लीला शेख जो है, इन्होंने कथक को पुनर्जीवन दिया था। कहानी सुनने वाले को क्या कहते हैं, तो पठत कहते हैं। कथक 4 घरानों के अंतर्गत आता है। पहला है बनारस, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है जयपुर और चौथा है रायगढ़ घराना। बनारस घराने की बात करें तो ये सबसे पुराना घराना है और इसके संस्थापक कौन है, तो जानकी प्रसाद इसके संस्थापक हैं। दूसरे नंबर पर लखनऊ घराना है, ईश्वरी प्रसाद इसके संस्थापक हैं। जयपुरी घराना इसके संस्थापक है भानुजी महाराज। रायगढ़ घराना की बात करें तो चकधर सिंह इसके संस्थापक हैं। कथक से संबंधित जो है मतलब जो घराने हैं, इनसे संबंधित व्यक्ति ज़्यादातर पूछे जाते हैं और कभी कभी संस्थापक भी पूछ लिए जाते हैं। कथक से संबंधित जितने भी महाराज हैं, ठीक है, महाराज रूट वर्ड जो है वो 80% कथक में जाएगा, ठीक है। लच्छू महाराज, प्रेरणा श्री माली, सरस्वती सेन, रोहिणी भाड़े, कुमुदिनी लखिया। कुमुदिनी लखिया इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इन्हें 2025 में जो है पद्म विभूषण मिला हुआ है, किन्हें, कुमुदिनी लखिया को, ठीक है। नलिनी और कमलिनी अस्थाना, ये किससे संबंधित है, अस्थाना रूट वर्ड जो आ जाएगा वो किससे है, कथक से संबंधित है। कदम स्कूल जो खोला गया था अहमदाबाद में 1964 में, वो किसके द्वारा खोला गया था, तो कुमुदिनी लखिया के द्वारा खोला गया था। कौन सा, कदम स्कूल। नॉर्मन बोरलॉग की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय उत्कृष्टता अवार्ड ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता अवार्ड जो है ये कृषि विज्ञान में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग की बात कर लेते हैं तो ये हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। ये मैक्सिको के थे, कहाँ के, मैक्सिको की। और इन्हें जो नोबेल अवार्ड है ये 1970 में दिया गया था। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड की शुरुआत जो है ये 1972-73 से शुरू होती है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की शुरुआत जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1958 में होती है। कलिंग अवार्ड की बात कर लेते हैं जो कि MP की सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। नहीं, वो कलिंग अवार्ड अलग है। ये कलिंग अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है 1952 में। ये वही है, MP वाला ही है, ठीक है। धन्वंतरी अवार्ड की बात कर लेते हैं तो धन्वंतरी के नाम से ही समझ में आ रहा है कि चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। और कब दिया गया था, मतलब कब इसकी शुरुआत होती है, तो 1971 से होती है। चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और 1980 से इसकी शुरुआत होती है। रामानुजन अवार्ड की बात कर लेते हैं और एबेल अवार्ड, ये दोनों ही जो अवार्ड है वो मैथ से संबंधित है। किससे, मैथ से, ठीक है। लेकिन रामानुजन अवार्ड की शुरुआत जो है वो 2005 से होती है और एबेल अवार्ड की शुरुआत जो है वो 2002 से शुरू होती है। एबेल अवार्ड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एबेल अवार्ड किससे संबंधित है, तो ये मैथ से संबंधित है। भिटारी मंदिर की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत माता का मंदिर भी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। भीतरगांव ईट मंदिर कहाँ है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। 10 अवतार कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। काशी विश्वनाथ भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। वैद्यनाथ की बात कर लेते हैं तो ये झारखंड में है। महाबोधि मंदिर और सुमेरा मंदिर की बात कर लेते हैं तो ये बिहार में है। त्र्यंबकेश्वर और छडेश्वर मंदिर ये दोनों ही महाराष्ट्र में है। दैतेश्वरी और बम्बलेश्वरी मंदिर ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, मतलब छत्तीसगढ़ में है। अक्षरधाम मंदिर जो कि बहुत अच्छा बना हुआ है ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। मनसा और नंदा देवी ये कहाँ पर है, ये दोनों ही उत्तराखंड में है। संकट मोचन और हडिम्बा ये कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित मंदिर हैं।
पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भारत की तरफ से भाग किसने लिया था? तो जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसमें जो सबसे पहले भाग लिया गया था वो लिया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से, और जो कि 2009 में इसका सम्मेलन किया गया था। ब्रिक्स की बात करें तो पहले ब्रिक्स में कितने देश थे? पहले 4 थे, फिर 5 हुए, फिर उसमें जो है 5वां किसको जोड़ा गया था? तो साउथ अफ्रीका को 2010 में जोड़ा गया था। ब्रिक्स का नाम जो है वो उनके मतलब जो नाम है ना, BRICS, यानी कि बी से ब्राज़ील, रा से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस और जोड़ा गया था साउथ अफ्रीका 2010 में। ठीक है, एनडीबी की बात कर लेते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2014 में होती है और इसको R5 कंट्री के नाम से भी जानते हैं। किसको? एनडीबी बैंक को। क्यों? क्योंकि इसमें रुपी, रियाल, रेमनबी, इस तरीके के जो मतलब 5 देश हैं उनको R5 के नाम से जानते हैं। इनकी करेंसी जो है वो आर से ही स्टार्ट होती है। 2024 के सम्मेलन की बात करें ब्रिक्स के, तो ये रसिया में होगी, रसिया के कजान स्थान पर। 2025 मतलब हो चुकी है 2024 में। 2025 की बात करें तो ये ब्राज़ील में। ठीक है, कुल सदस्य कितने हैं? तो अब देखो, पहले कितने थे? 4 ब्रिक्स में, फिर कितने हुए? 5 2010 में। वर्तमान समय में कितने देश हैं, वो कितने सदस्य हैं? तो कुल 11 सदस्य हैं। देखो, ब्रिक्स तो जुड़ाई था, इसको मीसू के नाम से और मतलब याद कर लेना, 5 जो कंट्री है इसमें और जुड़ी थी। मिस यूथोपिया, सऊदी अरब, यहाँ ईरान और यहाँ पे UAE। ठीक है, ब्रिक्स मीसू, यानी कि इसमें डबल आई लगाना है, आपको बीच में याद रखना है। और 11वां कौन सा है? तो 11वें नंबर का जो है वो हो गया इंडोनेशिया। ठीक है, कौन सा हो गया? 11वें नंबर का इंडोनेशिया। एनडीबी की बात करें, नेशनल डेवलपमेंट बैंक की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो एनडीबी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। BRIC का नामकरण किसने किया था? जब शुरुआत में जब नामकरण हुआ था इसका 2001 में, तो किसने किया था? तब साउथ अफ्रीका ने जोड़ा था। ठीक है, साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? 2010 में। तो इसीलिए जो है इसको सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि इसका नामकरण किसने किया था। तो जिम ओ'नील ने इसका नामकरण किया था ब्रिक्स का। ठीक है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो ये 28 जुलाई को मनाते हैं। इंटरनेशनल प्रकृति डे कब मनाते हैं? तो 3 अक्टूबर को मनाते हैं। जैव विविधता आपको बता चुके, 22 मई। जल दिवस 22 मार्च, और इसके अलावा जो है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। इंटरनेशनल पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को। पर्यावरण संरक्षण दिवस इंटरनेशनल वाला तो 26 नवंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब? 16 सितंबर को। मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? तो 17 जून को ये मनाते हैं। वानिकी दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को मनाते हैं। प्रदूषण दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं, इंटरनेशनल वाला। और इंटरनेशनल मासिक धर्म स्वच्छता ये कब मनाते हैं? ये 28 मई को मनाते हैं। भारत में हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत कब की थी? तो भारत जो है इसने ओलंपिक में हॉकी की जो शुरुआत है वो 1928 में ओलंपिक हुए थे एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, भारत ने कुल अब तक जो ओलंपिक हैं वो कितने जीते हैं? तो कुल 8 जो ओलंपिक हैं हॉकी वाले वो जीते हैं। कब कब जीते हैं? तो 1932 में जीते, 1936 में, 1948 में, 1952 में, 56 में, 64 में और 80 में। 80 में जो है उस समय कैप्टन कौन थे? तो वासुदेव भास्करन थे। 1948 में किशन लाल थे। ठीक है, और 1936 में कैप्टन कौन थे? तो मेजर ध्यानचंद थे। और 1928 में कौन थे कैप्टन? तो ये जयपाल सिंह थे जब अपनी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो है अब बात करें कि 2024 के ओलंपिक की, तो 2024 के ओलंपिक के कैप्टन कौन रही हैं? तो हरमनप्रीत कौर रही हैं। इन्होंने स्पेन को हराकर जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कितने से? 2-1 से। ठीक है, किसमें? हॉकी में। हॉकी की बात हो रही है अभी यहाँ पे। हॉकी का पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया था और कहाँ पर? तो देखो 1971 में बार्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन किया गया था।
हॉकी का पहला वर्ल्ड कप जिसमें विजेता कौन सी टीम रही थी? तो पाकिस्तान की टीम रही थी। लेकिन भारत ने जो वर्ल्ड कप जीता था हॉकी में, ये 1975 में जीता था पाकिस्तान को हराकर। भारत ने कब जीता हॉकी वर्ल्ड कप? तो 1975 में, ठीक है। और फर्स्ट टाइम किसने जीता था? तो पाकिस्तान ने जीता था। बैडमैन किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो ये गुलशन ग्रोवर की आत्मकथा है। बैडमैन किसकी है? गुलशन ग्रोवर की। आशीष विद्यार्थी की कौन सी है? कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड एलजेब्रा। किसकी है ये? आशीष विद्यार्थी की। विद्यार्थी को ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा आना तो जरूरी है, तो बस इतना याद रखेंगे। तुषार कपूर की कौन सी है? द बैचलर डेड, ठीक है। सोनू सूद की कौन सी है? आई एम नो मसीहा। ये कोविड के टाइम पे इनके द्वारा ये पुस्तक जो है वो आई थी, ठीक है। इमरान हाशमी की बात करें तो ये सभी को पुस्तक पता है कि किस ऑफ लाइफ किसकी है। आयुष्मान खुराना की बात करें, ये भी सभी को पता है, क्रैकिंग द कोड इनकी पुस्तक है। ये काफ़ी पुरानी पुस्तक हो चुकी है और मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। नासिरुद्दीन शाह की बात कर लेते हैं। एंड देन वन डे। मनोज वाजपेयी की बात करें, द डिफाइन बायोग्राफी इनकी पुस्तक है। अनुपम खेर की बात करें, यू आर द बेस्ट, ये इनकी पुस्तक जो है वो 2-3 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एन अनसुटेबल बॉय, ये किसकी है? तो ये करण जौहर की पुस्तक है। ये भी आप सभी को पता ही होगी क्योंकि ये काफ़ी पुरानी पुस्तक हो चुकी है जो बार बार एग्जाम में रिपीटिशन देती है। कौन से सदन का सदस्य हुए बिना उस सदन की अध्यक्षता करता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति है ये सदन का सदस्य ना होते हुए भी उसकी अध्यक्षता करता है। कौन? भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है, जो कि राज्यसभा का सभापति कहलाता है। कौन? भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 63 जो है वो उपराष्ट्रपति के बारे में बात करता है। सभापति के रूप में कार्य कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति जो सभापति के रूप में कार्य करता है वो आर्टिकल 64 में। निर्वाचन जो है प्रक्रिया है वो 66 में है। शपथ की बात कर लेते हैं तो 69 में है। और राष्ट्रपति के रूप में अगर कोई अन्य पर्सन काम करता है तो वो आर्टिकल 70 में है, ठीक है। उपराष्ट्रपति की एक छोटी सी ट्रिक क्या है? पकानी कोका द्योदशम, ठीक है। नहीं, वो राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की है उसका निकास शनि, ठीक है, उसका निकास शनि। ये राष्ट्रपति की है पकानी कोका द्योदशम वाली जो शॉर्ट ट्रिक है वो। निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो राज्यसभा के सदस्य करते हैं। किसके करते हैं? राज्यसभा के सदस्य करते हैं, लोकसभा के सदस्य करते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का जो पद है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है और इसमें जो चुनाव संबंधी विवाद होते हैं उपराष्ट्रपति में वो आर्टिकल 71A के तहत होते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद किसमें है? तो आर्टिकल 71A में है। भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो भारत का द्वितीय उच्च प्रतिष्ठित पदाधिकारी इसी को बोला जाता है, किसको? उपराष्ट्रपति को। और प्रथम जो है वो राष्ट्रपति को बोला जाता है। उपराष्ट्रपति के पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं होता है, ठीक है। ये भी इसकी एक बात है कि उससे अपना पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ये कार्यवाहक कार्य करता है। जैसे मान लो कोई तहसीलदार नहीं है, ठीक है, अपने तहसील में, तो उसके जगह पर जो है वो नायब तहसीलदार काम कर सकता है। इसी तरीके से अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक के रूप में काम कर सकता है। निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है वो भारत के प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्रपति नहीं थे, ठीक है। उपराष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं और राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट बोलते हैं। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राधाकृष्णन जो है वो पहले उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया था। लेकिन ऐसे कौन से पर्सन थे जो राष्ट्रपति के भी पद पर रहे हैं और उपराष्ट्रपति के भी पद पर रहे हैं? तो ऐसे कम से कम 6 पर्सन थे जो दोनों पद पर रहे हैं। एक तो राधाकृष्णन थे, दूसरे जाकिर हुसैन थे, तीसरे बीवी गिरी है और आर वेंकटरमण। और आर वेंकटरमण जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, ये 6 पर्सन जो है वो राष्ट्रपति के पद में भी रहे हैं और उपराष्ट्रपति के पद में भी इन्होंने काम किया है। INC का जो 1887 का सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर किया गया था? तो ये मद्रास में किया गया था। 1888 वाला इलाहाबाद में, 1890 का वाला कलकत्ता में, 1892 वाला
इलाहाबाद में, ठीक है। और ये दूसरी टाइम था इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी, INC वाली। 1896 की ये कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में भी ये दूसरी बार हुआ था। और यहीं पर जो है जब 1896 में अध्यक्षता इसकी किसने की थी, तो रहमतुल्लाह ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यहीं पर जो इसी समय जो 1896 में यहाँ पर कलकत्ता में जो है वो वंदे मातरम गाया गया था, जो कि आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ जो है ये बंगाली भाषा में लिखित है, ठीक है। कौन? आनंद मठ। और 1911 की बात करें तो 1911 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था INC का, इसमें जनगण मन जो अपना राष्ट्रीय गान है इसको यहीं पर गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बिशन नारायण इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो INC की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में सभी को पता है कि एनी बेसेंट बनी थी। और 1925 में पहली भारतीय जो कि सरोजनी नायडू थी, 1925 में इन्होंने INC की अध्यक्षता की थी। ये भारतीय थी सरोजनी नायडू, ठीक है। और 1917 में एनी बेसेंट बनी थी, जो कि कोई भारतीय नहीं थी, ठीक है। 1917 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था और 1925 में कानपुर अधिवेशन किया गया था, ठीक है। 1933 में नलिनी सेन गुप्ता जो है इसकी अध्यक्षता करती हैं, किसकी? INC के जो 1933 में सत्र हुआ था उसका। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा 1898 में की जाती है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसको 1915-16 में कर दिया जाता है। किसके प्रयासों से? तो मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1915-16 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया जाता, बस नाम चेंज किया जाता। थियोफिजिकल आंदोलन से कौन जुड़ी थी? तो ये जो एनी बेसेंट है वो थियोफिजिकल आंदोलन से जुड़ी थी। होम रूल लीग का आंदोलन जो है मद्रास में इनके ही द्वारा किया गया था, किनके? एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। मैगजीन और कॉमनवेल्थ ये इनकी पुस्तक है, किनकी? एनी बेसेंट की। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने रामगढ़ अधिवेशन जो कि 1940 में हुआ था, सबसे युवा अध्यक्ष इसी के रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था इसी में दिल्ली अधिवेशन भी किया गया था 35 वर्ष कंप्लीट होने पर। कब? 1923 में, ठीक है। और रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे रामगढ़ अधिवेशन के? तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि सबसे लंबे समय तक जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं रामगढ़ अधिवेशन की। लाहौर सेशन की बात कर लेते हैं तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कब? 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लखनऊ अधिवेशन कब होता है? तो ये 1936 में होता है। फैजाबाद अधिवेशन कब होता है? 1937 में होता है इसमें। और ये कहाँ पर होता है? फैजपुर अधिवेशन, ये महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में किया गया था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो है वो पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही लोग करते हैं। लेकिन 1939 में जो है वो पट्टा सीतारमैया को हटाकर सुभाष चंद्र बोस को जो है वो इसकी त्रिपुरी अधिवेशन के लिए इनको चुना जाता है। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। और जस्ट इसके एक साल बाद 1939 में ही ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। और इसी साल को क्या कहा जाता है? कांग्रेस का संकट कहा जाता है 1939 को। इसकी अध्यक्षता किसने की थी त्रिपुरी अधिवेशन की? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी 1939 में इनके द्वारा की जाती है। बेलगांव अधिवेशन की बात कर लेते हैं तो 1924 में होता है बेलगांव अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं। लाहौर अधिवेशन की बात की थी अभी हमने, 1929 में होते हैं और इसमें जो शामिल है वो कौन होते हैं? गांधी जी इसमें शामिल होते हैं। गांधी जी ने प्रथम बार शामिल कब हुए थे? तो 1901 में, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा कर रहे थे उस समय जो है 1901 में गांधी जी अधिवेशन में शामिल हो जाते हैं। 1931 के अधिवेशन की बात कर लेते हैं तो ये कराची में होता है, ठीक है। 1931 वाला अधिवेशन, और इसी में जो है वो गांधी जी मर जाते हैं, ठीक है।
और गांधीवाद जो है वो नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है कि बन्नी चारागाह कहाँ पर है, तो ये गुजरात में स्थित है। बुग्याल चारागाह की बात करें तो ये उत्तराखंड में है। खज्जियार की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है। पहलगाम, ये जो अभी चर्चित में था पहलगाम वाला, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। घनगर चारागाह की बात करिए महाराष्ट्र में है। बकरवाल की बात करिए जम्मू कश्मीर में है। गद्दी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है। रेवाड़ी की बात करें तो ये गुजरात में चारागाह स्थित है, ठीक है, जिसको हम हिल स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। भारत की सीमा पर स्थित निम्नलिखित दर्रों को पूर्व से पश्चिम की पूर्व से पश्चिम की ओर डिकोड कीजिए, यानी कि यहाँ से इस साइड से इस साइड की ओर। तो देखो बॉमडिला है पहले, तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद में नाथुला जो सिक्किम में पड़ता है। लिपुलेख जो कि उत्तराखंड में है। लिपुलेख, नीति पास, ये सभी। सिपकला की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना पास और नीति पास ये दोनों कहाँ के हैं, ये उत्तराखंड के हैं। माना, नीति, लिपुलेख, ठीक है, ये कहाँ के हैं, ये उत्तराखंड के। बनिहाल की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में दर्रा है। रोहतांग और इसके अलावा सिपकली और बुमला ये तीनों ही जो है वो हिमाचल प्रदेश के हैं। नाथुला और जेपला ये दोनों ही जो हैं वो सिक्किम के हैं। दीपू की बात कर लेते हैं तो दीपू जो है ये आंध्र प्रदेश का है। खारदुंगा की बात करें तो खारदुंगला जो है ये लद्दाख का है, ठीक है। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं आता है, तो खैबर दर्रा जो है जो ये पश्चिमी घाट में नहीं आता है। बाकी ये 4 आते हैं, थाल, भोर, पालघाट और सैनकोटा। थाल घाट की बात करें तो ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है। भोर घाट की बात करें तो ये पुणे को मुंबई से जोड़ता है। पाल घाट की बात करें तो ये केरल के कोच्चि स्थान को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है। सैनकोटा की बात करें तो ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने का काम करता है। नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो थाल घाट, भोर घाट, चोली घाट और पाल घाट ये नॉर्थ टू साउथ से मतलब इनका क्रम है। आम की बौछार कहाँ पर होती है, तो ये केरल में होती है। काल बैसाखी कहाँ पर मनाई जाती है, तो पश्चिम बंगाल में। लू 45 डिग्री सेंटीग्रेड ये कहाँ पर मनाया जाता है, हरियाणा में। मंजरी बौछारें कहाँ होती हैं, कर्नाटक में। नोहर हवा कहाँ चलती हैं, तो बिहार और झारखंड वाले एरिया में ये चलती हैं। मानसून आने का क्रम क्या है, तो ये दक्षिण से पश्चिम की ओर हवाएं चलती हैं जब मानसून आता है। और कौन से राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती हैं मानसून की हवाएं जो हैं वो, तो ये केरल राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती हैं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये मेघालय के मौनसराम में होती हैं, ठीक है। और खासी पहाड़ियों पर सबसे ज़्यादा होती हैं। अगर पहाड़ी की बात की जाए तो खासी पहाड़ी है, ठीक है। वैसे तो मेघालय की खासी, गारो, जयंती तीनों ही पहाड़ियाँ हैं और तीनों ही मेघालय की जनजातियाँ भी हैं और पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है, एक ही नाम है उनका। उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से होते हैं, पहला होता है भूमि, दूसरा होता है श्रम, तीसरा है पूंजी और चौथा है उद्यमिता, ठीक है। औसत उत्पाद का फॉर्मूला क्या होता है, कुल उत्पाद अपॉन श्रम जो है इसका औसत उत्पाद का फॉर्मूला होता है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 के लेखक कौन हैं, तो ये हैं जॉन मैडर्स कीन्स जो हैं इसके लेखक हैं। एडम स्मिथ की बात कर लेते हैं तो ये स्कॉटलैंड से के व्यक्ति हैं। उनकी पुस्तक कौन कौन सी है, एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस, ये 1776 में लिखी गई थी। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन्हीं को कहा जाता है, एडम स्मिथ को, ठीक है। थ्योरी पुस्तक है ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट ये किसकी है, तो ये भी पुस्तक जो है सेंटिमेंट वाली एडम स्मिथ की है। कैपिटल इन द 21st सेंचुरी ये किसकी है, तो ये थॉमस पिकेटी की है। पुअर इकोनॉमिक्स किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये अभिजीत बनर्जी और डुम्फ्लो के द्वारा ये पुअर इकोनॉमिक्स लिखा गया था। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये किसके द्वारा, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रोनॉमिक्स की बात करें तो इसके संस्थापक कौन है, मैक्रोइकोनॉमिक्स के, तो ये हैं जॉन मेनार्ड कीन्स जो हैं इसके संस्थापक हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, तो अल्फ्रेड नोबल जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं। कौन कौन, अल्फ्रेड मार्शल और एडम स्मिथ किसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात कर लेते हैं तो पीएम मातृ वंदना योजना ये 2017 में आती है, जिसका
फुल नेम जो है इसका इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना फुल नेम इसका है, ठीक है। मूल नाम जिसको हम कहते हैं किसके, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का। जननी सुरक्षा योजना जो 2005 में आती है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए एक सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जाती है। कब, 22 जनवरी 2015 को। फ्लेमिंग प्लानिंग नाम क्या था इसका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी है। क्या नाम है इसका, थीम एक तरफा से समझ लो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए जो थीम रखी थी, तो क्या है, बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। संवेग की गणना जो है वो कैसे की जाती है, तो पावर बराबर मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि पावर नहीं है, ये संवेग को पी से कुछ अलग नाम बोलते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान मास बोलते हैं और वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, हम वेग बोलते हैं। तो संवेग बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान इनटू वेग हो गया, जिसकी विमा क्या है, mlt की पावर -1 इसकी विमा है किसकी, संवेग की। प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं, तो धातुएं जो है वो विद्युत धनात्मक होती हैं। इसमें ताप एवं विद्युत दोनों होती हैं। क्वथनांक और गलनांक दोनों ही उच्च होते हैं धातुओं में, धातुओं की बात हो रही है यहाँ पे। तन्यता होती है और आधात वर्धनीयता होती है किसमें, धातुओं में। सबसे अधिक तन्यता किसमें होती है, तो गोल्ड में होती है। सर्वोच्च चालक कौन सा है, तो सर्वोच्च चालक जो है ये चांदी होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर बोले कि करंट किस में दौड़ता है, तो इसी में दौड़ता है। अधातुओं की बात करें तो एकमात्र द्रव्य जो रहती है वो कौन सी है, तो इसमें ब्रोमीन जो धातु है वो अधातु होती है, ठीक है। अधातुएं क्या होती हैं, तो ये अधातुएं जो हैं वो अम्लीय होती हैं। कौन सा, मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, तो डायटम जो है ये मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। जीवित जीवाश्म की बात कर लेते हैं, तो दो तरह के होते हैं, यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो ये एक कोशीय होते हैं जिन्हें मोनेरा बोलते हैं, और यूकैरियोटिक की बात करें तो ये बहुकोशीय होते हैं, और एक कोशीय भी होते हैं ये यूकैरियोट जो होते हैं। जैसे कि फंगी और प्लाटी जो है ये बहुकोशीय होते हैं। कौन सा एक कोशीय का उदाहरण है, तो एक कोशीय का उदाहरण जो है वो अमीबा, डाइटम और यूग्लिना होता है। इसके अलावा प्रोटोजोआ जो है वो भी एक कोश की है। कौन कौन से, अमीबा, डाइटम, यूग्लिना और प्रोटोजोआ। मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये बनी है क्रिस्टी क्रोवाटी, जो कि जिम्बाब्वे की फीमेल है, और ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली फीमेल बनी है और अफ्रीकी अध्यक्ष भी बनी है। नीता अंबानी की बात कर लेते हैं, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की ये अध्यक्ष है, ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें तो 2025 वाले इसमें शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है, तो ये हरियाणा ने 34 गोल्ड मेडल जीते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में, जिसमें सेकंड नंबर जो है वो तमिलनाडु का आया है, और थर्ड नंबर पर जो है वो अपना उत्तर प्रदेश है 23 गोल्ड मेडल जीतकर। आयोजन इसका कहाँ हुआ था, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, तो ये दिल्ली में किया गया था, जिसका शुभंकर क्या था, उज्ज्वला, जिसको हम गौरैया के नाम से जानते हैं, उसी को उज्ज्वला कहते हैं, ठीक है। टैगलाइन क्या थी, तो हौसलों की उड़ान इसकी टैगलाइन थी, ठीक है। चैंपियन बियॉन्ड लिमिट। खेलो इंडिया शीतकालीन की बात करें 2025 की, तो ये लेह लद्दाख में हो चुके हैं, कब, 23 से 27 जनवरी 2025 तक, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में कब हुए थे, तो 9 मार्च से लेकर 22 मार्च तक। कहाँ कहाँ पर हुए थे शीतकालीन, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों में ही हुए थे। फर्स्ट रैंक किसकी थी, तो सेना की फर्स्ट रैंक इसमें थी। किस संगठन द्वारा राजस्थान ने भारत पाकिस्तान की सीमा पर ऑपरेशन शरद हवा शुरू किया था, तो बीएसएफ जो है, ये सभी को पता है कि शरद हवा जो है ये पाकिस्तान के साथ में होता है, और बीएसएफ जो है इसके ये शुरू करता है, ठीक है, हर साल होता है ये। म्यांमार भूकंप कहाँ पर आया था, तो म्यांमार में जो भूकंप आया था उसका नाम क्या था, ऑपरेशन ब्रह्मा था, और ये जो नाम है वो भारत के द्वारा दिया गया था 2025 में, जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, ठीक है। ब्रह्मा कहाँ पे चलता है, अपने भारत में ही चलेगा ना। ऑपरेशन इंद्रावती ये जो है ये हैती में चक्रवात आया था, इसको ऑपरेशन चक्रवर्ती नाम दिया गया था। ऑपरेशन अजय की बात करें
तो ये इजराइल और हमास से जो है वो भारतीयों की वापसी के लिए ये ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी की बात करें तो सूडान में जो गृह युद्ध हुआ था उसको में ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। बाकी आपका HW है कि सिंदूर जो ऑपरेशन अभी 2 फीमेल्स के द्वारा जो है इसको मतलब पूरा वो किया गया था, तो इस पर टिप्पणी कीजिए। और भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था पूरा क्या सिस्टम है, इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कर देना। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। इसके अलावा बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।